यह वीडियो कुछ साथियों के आग्रह पे बना रहा हूँ। काफ़ी लंबा समय हुआ जब मैंने वीडियो बनाया था और कुछ समय का अभाव रहा, कुछ साधनों का अभाव रहा। फिर भी शुरू करते हैं। तो यह वीडियो अनकट होगी, जैसे का तैसा मैं इसको बनाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा, वन शॉट में डालूंगा। चलिए शुरू करते हैं। बात हस्तरेखा की हो रही है। तो हस्तरेखा में हम रेखाएं और पर्वत देखते हैं। हाथ में जो रेखाएं होती हैं उनके अपने महत्व हैं, पर्वतों का अपना अलग महत्व है। कैसे देखते हैं कि कौन सी रेखा से क्या काम होता है, उसे हम क्या समझते हैं और कौन सा पर्वत क्या करता है। पर्वत वो होते हैं जो उठे हुए भाग होते हैं। आप देखेंगे तो इन सब जगहों पर आपको उठे हुए मिलेंगे। कई बार नहीं भी उठे रहते हैं, वो अविकसित कहलाते हैं। जो उठे होते हैं विकसित कहलाते हैं। हम वहाँ बाद में जाएंगे, पहले हम रेखाओं की बात करते हैं। जो सबसे ज़्यादा आकर्षित जो रेखा करती है लोगों को, वह है जीवन रेखा। जीवन रेखा कहाँ पर होती है? वह अंगूठे और तर्जनी के बीच में यहाँ से निकलती है और हाथ के बीच से होते हुए एक वलय बनाते हुए मणिबंध तक जाती है। मणिबंध कहाँ होती है? जहाँ कलाई और हथेली का मिलन होता है, यही मणिबंध होता है। जैसे ये 3 रेखाएं मणिबंध का हिस्सा होंगी। अब जीवन रेखा की ही जड़ से, जहाँ से जीवन रेखा निकल रही है ना, ठीक इसी जगह से मस्तिष्क रेखा निकलती है, जिससे कि व्यक्ति की मेधा शक्ति, उसकी मस्तिष्क की स्थिति, मस्तिष्क के रोग आदि चीज़ों का पता कर सकते हैं। जैसे ये रेखा यहाँ तक जाएगी। कुछ लोगों के हाथ में ये आर पार जा सकती है, कुछ लोगों के हाथ में यह आधे में रुक सकती है, नीचे झुक सकती है, ऊपर जा सकती है, कई तरह से हो सकता है। जहाँ मस्तिष्क रेखा खत्म होती है, मोटा मोटी थोड़ा सा ऊपर से हृदय रेखा निकलती है और वह आगे बढ़ते हुए गुरु पर्वत की ओर चली जाती है। गुरु पर्वत यानी कि तर्जनी उंगली की जड़ में। ये जो हृदय रेखा होती है, इससे व्यक्ति के अंदर भय, उसके साहस की स्थिति, हृदय रोग, ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये 3 रेखाएं हैं। पहली जीवन रेखा, दूसरी मस्तिष्क रेखा और तीसरी हृदय रेखा। इसके बाद लोगों को कौतूहल होता है कि विवाह कब होगा। तो हृदय रेखा और कनिष्ठा उंगली की जड़ के बीच में विवाह रेखा होती है। कैसे पढ़ते हैं उसकी बात भी हम करेंगे। इससे पहले हम ये बता दें कि कहाँ कौन से पर्वत होते हैं। तर्जनी की जड़ में जो पर्वत है उसे हम कहते हैं गुरु। मध्यमा की जड़ में शनि, अनामिका की जड़ में सूर्य और कनिष्ठा की जड़ में बुध। अंगूठे के जड़ में, लेकिन और नीचे जाकर ये जीवन रेखा के अंत से और अंगूठे की जड़ के बीच में जो हिस्सा है, ये शुक्र का हिस्सा है। और अंगूठे के बिल्कुल सीध का जो ये हिस्सा होता है, ये मंगल है। चंद्रमा का स्थान यहाँ पर है और केतु मणिबंध और जीवन रेखा के बीच में वास करता है, दोनों के हिस्सों को मिलाकर। राहु अंगूठे के जड़ से जीवन रेखा के उद्गम के बीच में वास करता है। तो अभी एक चीज़ और है, मंगल का स्थान ये तो होता है, बट मंगल इस पूरे क्षेत्र में देखता है। हम उस पर भी जाएंगे कि मंगल पूरे क्षेत्र में किस तरह से देखता है। तो अभी जैसे हमने बात की 4 महत्वपूर्ण रेखाओं की, जीवन रेखा,
मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और विवाह की रेखा। देखिए, मुझे याद है कि किताब में पढ़ रहा था, वो किताब एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी थी जो कुंडली के बहुत अच्छे जानकार थे और कुंडली के विषय में बहुत अच्छी जानकारी इसमें थी। उन्होंने एक बात का उल्लेख किया था, हालांकि थोड़ा हास्यास्पद है। उन्होंने कहा था कि हस्तरेखा को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, यह बहुत अनुभव से आती है, इसलिए यह सही नहीं हो सकती। तो वो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे कि बहुत बारीकियों को देखना पड़ता है, तो इसका मतलब कि सही है, बट वो आगे कहते हैं कि सही नहीं हो सकती है। लेकिन ये बात उन्होंने सही कही कि हस्तरेखा में बारीकियों का खेल होता है, कौन सी रेखा कैसी दिख रही है वो देखना पड़ता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा जो होती है वो कैरियर से जुड़ी होती है और सूर्य रेखा का उद्गम कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो पहुंचेगी सूर्य पर्वत पर। उदाहरण के रूप में अगर एक रेखा ऐसे जाती है और यहाँ पहुंच जाती है, ये भी सूर्य रेखा है। कोई रेखा ऐसे जाकर पहुंचती है तो ये भी सूर्य रेखा है। कोई रेखा केवल इतनी सी है तो ये भी सूर्य रेखा ही है। तो सूर्य रेखा आपके कैरियर को, आपकी शिक्षा के मूल क्षेत्र को दिखाती है। जिन लोगों के हाथ में एकमात्र सूर्य रेखा होती है और यदि वो गहरी हुई तो वे लोग अपने वर्तमान कैरियर में बहुत ही ज़्यादा सफल होते हैं। जिन लोगों के पास बहुमुखी प्रतिभाएं होती हैं उनके हाथ में कई सारी सूर्य रेखाएं बनती हैं। एक सिंपल थ्योरी मैं अपनाता हूँ कि जिसके हाथ में जितनी सूर्य रेखाएं वो उतने फील्ड्स का मास्टर होगा। मेरे हाथ में 3 सूर्य रेखाएं हैं। खैर, शनि रेखा या इसे भाग्य रेखा भी कहते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण रेखा है और इसका भी स्थान, उद्गम स्थान कहीं निश्चित नहीं है, लेकिन सामान्यतः लोगों के हाथ में आपको ये जीवन रेखा के अंत से होकर आती हुई मिलेगी। हो सकता है कि आपको ऐसे भी मिले, ऐसे ही मिले, लेकिन शनि पर पहुंचने वाली रेखाएं भाग्य रेखा कहलाएगी। जो जीवन रेखा के उद्गम साकर शनि तक सीधे पहुंच जाए वो सबसे उत्तम भाग्य रेखा होती है। सीधे पहुंचे यानी कि जो उंगली का अंतिम पोर है वहां तक ये पहुंचे, उस व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। इसी तरह गुरु और बुध पर्वत पर पहुंचने वाली रेखाएं भी गुरु और बुध की रेखाएं कहलाती हैं। हाँ, बुध पर्वत पर स्वास्थ्य की रेखाएं भी होती हैं। जो रेखा थोड़ी लंबी होकर आए सामान्यतः वो स्वास्थ्य की रेखा होती है। छोटी रेखा भी, बुध के ऊपर पर जितनी भी रेखाएं होंगी वो आपके स्वास्थ्य को भी दिखलाएंगी। जितनी गहरी रेखाएं उतना अच्छा। हाँ, परंतु रेखाओं पर काला निशान होना यह अच्छा नहीं माना जाता है। थोड़ी सी बात करते हैं कि किस पर्वत का क्या प्रभाव होता है। बुध, यह आपकी चालाकी, बुद्धि, व्यवसाय, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। बुध की रेखाओं को देखकर हम जान सकते हैं कि ये बंदा सलाहकार कितना बढ़िया होगा, इसकी व्यवसाय की बुद्धि कितनी अच्छी होगी, वैज्ञानिक सोच होगी या नहीं होगी। इन सब चीज़ों को हम बुध से जान सकते हैं। रेखाएं जो खड़ी होंगी हम उनको ही रीड करते हैं। जब हम सूर्य की बात करते हैं इस पर्वत की, तो इस पर्वत पर हम देखते हैं
कि उससे कितना सम्मान मिलेगा, कितना यश फैलेगा, कितनी प्रतिभा है उसमें, कलाकार होगा या नहीं होगा, कितना महान होगा, वो सब चीज़ें हम सूर्य पर्वत की रेखाओं से देखते हैं। शनि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भाग्य विधाता भी है, यह अध्ययन में रुचि भी जगाता है, यही अंधविश्वास भी लाता है, चिंता, नकारात्मकता, बहुत सारी चीज़ें से जुड़ी हुई हैं। बाकी चीज़ों की विस्तार से चर्चा करेंगे। एक ही मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि जैसे यह उंगली का पोर यहाँ खत्म हुआ और यहाँ अगर कालिमा है ना, तो ज़्यादा संभावना है कि उस व्यक्ति को पाइल्स की समस्या होगी। और मैं वहाँ ये सजेस्ट करता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि इसका आयुर्वेदिक इलाज करवाएं, रत्न आदि के चक्कर में न पड़ें। समस्या को पता चल गई, समाधान सही ढंग से होना चाहिए। और साथ में और भी उपाय हैं, कई बाद में चर्चा करेंगे उसकी। जो गुरु का पर्वत है महत्वपूर्ण है कि गुरु का स्थान जो ज्योतिष में है वही जीवन में है। यह आपको धर्म, महत्वाकांक्षा, आपकी नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, यह सब चीज़ें गुरु से ही आपको मिलती हैं। जो पर्वत जितना पुष्ट होगा वो उतना शुभ फलदायी होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्रूर ग्रह है या सौम्य ग्रह है। यदि सारे पर्वत पुष्ट हैं तो व्यक्ति का भाग्य उत्तम होगा। जितना उत्तम पर्वत, जितना पुष्ट, जितना मांसल भरा हुआ, लालिमा युक्त, उतना सुंदर। जितनी ज़्यादा कालिमा होगी, जितना धसा हुआ होगा, उतना ज़्यादा वो हानिकारक होगा। गुरु के बाद चलिए आते हैं यहाँ राहु पे। राहु मानसिक रूप से असर डालता है सबसे ज़्यादा। यदि किसी के इस क्षेत्र में गहरी रेखाएं हैं तो वह व्यक्ति गंदगी पसंद हो सकता है। यदि पसंद ना भी हो तो मजबूर होगा ऐसी जगह रहने जहाँ सूर्य की रोशनी ना पहुँचे, अंधेरा रहे, साफ सफाई ना हो पाए। उसे चाहिए कि वो जहाँ रहे साफ सुथरी जगह पर रहे, सफाई रखे, ऐसी जगह रहे जहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचे, नेचुरल लाइट पहुँचे। और जितना हो सके, आज के युग में हालांकि बहुत ज़्यादा संभव है नहीं, फिर भी जितना हो सके वो इलेक्ट्रॉनिक रोशनी से दूर रहे। चाहे वो रोशनी बल्ब की हो, चाहे मोबाइल की हो। रात के समय में बिना बल्ब के रहना संभव नहीं है, लेकिन ये तो संभव है कि आप मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करिए। 8 बजे के बाद मोबाइल नहीं देखना है। अगर आपने मोबाइल पे कंट्रोल कर लिया ना, आपके राहु पे कंट्रोल हो गया 90% केस में। राहु के बाद अब आती है मंगल की। मंगल आपके साहस, आपके भय, संतुलन, नियंत्रण, इन सब चीज़ों पे मंगल की पकड़ होती है। यदि मंगल का पर्वत उच्च होगा तो वो व्यक्ति बहुत साहसी होगा। यदि नीच होगा तो उसमें साहस का भाव होगा। यदि वहाँ पर, यदि इस क्षेत्र में काले धब्बे हैं, संभव है कुछ रक्त संबंधी रोग हो सकते हैं। हाँ, और यदि किसी के हाथ में आप इस तरह से रेखाएं बनी हुई और यहाँ गड्ढा दबा हुआ देखें तो कुंडली से इस बात की पुष्टि जरूर करें कि वो मांगलिक है या नहीं। अधिकतर मामलों में मैंने देखा है कि वे लोग मांगलिक होते हैं। अधिकतर मामलों में देखा मैं कह सकता हूँ कि 95% केसेज मैंने देखा है कि ये लोग मांगलिक होते हैं। शुक्र, यह आपकी पर्सनैलिटी की बात करता है।
प्रेम की बात करता है, वासना की बात करता है, काम शक्ति की बात करता है। किसी व्यक्ति को देख करके आप मंत्रमुग्ध रह जाएं, समझ जाइए कि उसका शुक्र उत्तम होगा। जिनका शुक्र उत्तम होगा उनका आप एक खासियत देखिएगा कि वो लोग क्या करेंगे कि वेल मेंटेन्ड रहते हैं। वो चाहे वो फिटनेस की बात करें, चाहे कपड़ों की बात करें, अच्छे से मेंटेन्ड होते हैं। और जिनका शुक्र कमज़ोर होता है उनमें ये अभाव होता है। वो चाहे घर कितना भी साफ कर लें, सबको कितना भी सजा दें, खुद वो हाफ पैंट और गंजी में घूमते हुए मिलेंगे। यदि शुक्र के इस क्षेत्र में नीला रंग या काला रंग दृष्टिगत हो, भले ही वो नसों से ही क्यों ना हो, आप देखेंगे कि नस का भी नीला रंग यहाँ दिखने लगता है, तो संभावना है कि उस व्यक्ति को जननांग संबंधी समस्याएं होंगी। उसके लिए जरूरी है कि वो शुक्र के उपाय करे और जल्द से जल्द वैद्य से मिलकर समस्या पड़ने से पहले इलाज करवाएं। केतु को आप सिद्धि से जोड़कर देख सकते हैं। जो ये केतु का स्थान है ना, आपका जितना उत्तम होगा आपको सिद्धियां उतनी आसानी से प्राप्त होंगी, जितना उज्जवल और उत्तम होगा। भले आपके धर्म कार्यों में रुचि ना हो, लेकिन फिर जब सिद्धि करने बैठेंगे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। ये केतु का प्रभाव होता है। चंद्रमा का जो ये पर्वत है ये भी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा हमारा मन होता है। ये पर्वत जितना पुष्ट होगा व्यक्ति मानसिक रूप से उतना सबल होगा। यदि इस पर्वत पे आपको एक भी काला धब्बा कहीं भी मिल जाए, निसंकोच आप कह सकते हैं कि वह व्यक्ति डिप्रेशन में है। यदि इस क्षेत्र को कोई रेखा काटे तो उस व्यक्ति को धातु के हथियारों से खतरा होगा, धातु के औजारों से खतरा होगा, चाहे वो सुई चुभना हो, कील चुभना हो या गाड़ी से ठुकना हो। चंद्रमा यदि कटा हुआ है उसका तो उसे धातु से खतरा रहेगा। मुझे लग रहा है कि आज के लिए मैंने सारी रेखाओं और सारे ग्रहों की मोटा मोटी बात कर ली है। विवाह रेखा की बात कर लेते हैं, नहीं तो सोचते रहिए कि अरे वो चीज़ तो छूट गया। हालांकि मैंने भी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा उनकी बात नहीं की, विवाह रेखा की बात कर लेते हैं। विवाह रेखा कहाँ होती है? जो हृदय रेखा होती है ना, इसके ऊपर। सामान्य तौर पे एक सिंपल सा नियम ये कहता है कि जितनी रेखाएं होंगी उतने विवाह होंगे। अब इसे विवाह ना गिने, इसे संबंध गिने। यहाँ जितनी रेखाएं होंगी इस क्षेत्र में आपके उतने संबंध होंगे जो आपके लिए विवाह के बराबर ही होंगे। आप उन्हें, उन संबंधों को आप अपनी पत्नी के बराबर मान दीजिएगा। यदि किसी की जो मात्र एक रेखा है, विवाह हो या ना हो संबंध एक ही होगा। किसी की दो रेखाएं हैं तो उसके दो संबंध जीवन पर्यंत रहेंगे। पर्यंत होता है ना, हाँ मैंने पर्यंत बोल दिया था, ठीक है। सो यदि दो रेखाएं हैं तो उसके जीवन पर्यंत दो संबंध रहेंगे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, भले विवाह एक से ही करे। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि आप ये कैसे देखते हैं विवाह किस उम्र में होगा? बहुत सिंपल मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इन दोनों रेखाओं में कौन सी ज़्यादा पुष्ट है। मान लेते हैं कि ये रेखा ज़्यादा पुष्ट है, ठीक है। अभी इस रेखा पर मैं क्या करूँगा, इसको 4 भागों में बांट दूंगा।
और इसे मैं टोटल 40 साल मानूंगा। 0 यहाँ पर, 40 यहाँ पर। इस रेखा पर जिस बिंदु पर सबसे ज़्यादा गहराई होगी, मोटा मोटी उस आयु में विवाह हो जाएगा। यदि इस रेखा पर बीचों बीच गहराई है, मैं मानूंगा कि 20 से 22 साल की उम्र में उस व्यक्ति का विवाह हो जाएगा या हो चुका होगा। यदि इस रेखा की अंतिम बिंदु यहाँ पर यदि वो गहराई है, तो उसकी शादी 40 साल की उम्र के आसपास होगी। यदि बीच से पहले ही है, तो संभव है कि उसकी शादी अल्पायु में ही हो गई हो। भले आज सुनने में आश्चर्य लगे, लेकिन पहले 10 साल 12 साल में विवाह हो जाते थे, यहाँ तक कि बाल विवाह भी होते थे वो संभालने से पहले। खैर, इसे अंतर नहीं करते हैं। इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं, और देख के बताइए, अगर पसंद आए, सही लगे तो मैं और आगे ले चलूँगा।